डिफेंस मिनिस्टर हो, कम्युनिकेशन मिनिस्टर हो, एजुकेशन मिनिस्टर हो, ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर हो, क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हो, ये वो तमाम मिनिस्टर्स, देखें ये मिनिस्टर्स हैं, जब ये नेशनल असेंबली में बैठते हैं तो इनको आइन पर लिया हुआ हलफ याद होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बिहेव किया, इन्होंने पूरी कौम को शर्मिंदा किया, इन्होंने पाकिस्तान की नई नस्ल को शर्मिंदा किया, इन्होंने उन स्टाफ मेंबर्स को शर्मिंदा किया कौमी असेंबली के जिन पर के हाथापाई हुई, जो कि उस हाथापाई में जख्मी हुई। तो लिहाजा ऐसी हुकूमत से हम किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं रखते। और यही वजह है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कौमी असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर अपनी बजट तकरीर के दौरान ये मुतालबा किया कि अब अफगानिस्तान के इशू के ऊपर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए, अफगानिस्तान में जो कुछ होगा उसके असरात पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वालों पर मुरतब होंगे, लिहाजा अफगानिस्तान पर फॉरेन ऑफिस के एक कमरे में बैठकर फैसले ना किए जाएं, बल्कि पाकिस्तान के इलेक्टेड नुमाइंदों की पार्लियामेंट के अंदर इस इशू को लाया जाए, इस पर बहस की जाए, इस पर ब्रीफिंग दी जाए और हमें बताया जाए। हमने वेलकम किया जब स्पीकर कौमी असेंबली ने जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की उस मुतालबे पर गौर किया और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कॉल की और उसमें लोग शरीक हुए, इन कैमरा ब्रीफिंग हुई। उस इन कैमरा ब्रीफिंग में जो मालूमात मुझे हासिल हुई, अगर कोई समझदार आवाज़ थी या समझदार सजेशंस दी गई तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से दी गई। उन्होंने इशू पर बात की, उन्होंने इस खित्ते को लाहक खतरात पर बात की, उन्होंने याद दिलाया उस मीटिंग के अंदर, जिस पर उन्होंने ट्वीट भी किया कि 2002 के अंदर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन थी जो पार्लियामेंट ने यूनानिमसली पास की। उस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तो वो तो 4 सफ़ात पर है, लेकिन उसकी जो एक शिक है वो कहती है बड़ा क्लियरली, Pakistan's territory will not be provided for the establishment of any foreign bases। ये मैं इसलिए पढ़ रही हूँ, कोट किया जाता है इमरान अहमद न्याजी साहब का कि जी उन्होंने कहा है कि हम बेस नहीं देंगे। तो भाई 2012 में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जब एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पार्लियामेंट से पास कराती है तो उसमें ये दर्ज है, इस वक्त पाकिस्तान कोई फैसला बेसिस के हवाले से किसी ऑफिस में बैठकर नहीं कर सकता। कोई भी फैसला इस नौइयत का होगा तो पार्लियामेंट लाया जाएगा, क्योंकि ये करारदाद पार्लियामेंट में लाई गई थी और पास हुई थी। ये आपको याद होगा कि सलाला वाक़े के बाद हुआ था, जब नेटो सप्लाई को 8 माह तकरीबन बंद कर दिया गया था। पहली मर्तबा 10 साल के बाद रिटन एग्रीमेंट नेटो का हुआ था, पहली मर्तबा। वो जो जनरल मुशर्रफ एक था, वो बगैर एग्रीमेंट के नेटो को उसने पाकिस्तान के रास्ते दी सौंपे हुए थे, बगैर एग्रीमेंट के उसने सारा कुछ दिया हुआ था बाहर ममालिक को। पहली मर्तबा ये हुआ। और इमरान अहमद न्याजी जिन अदवार को याद करके रो रहे थे कौमी असेंबली में, उस दौर में तो वो खुद एग्रीमेंट में शामिल थे जनरल मुशर्रफ के साथ। उन्होंने खुद मुहर लगाई थी कि आप ये सारा कुछ दे दो बाहर मुल्क ममालिक की हुकूमतों को और अमेरिका के साथ कर लो ये डील, जिसके बाद ही जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तानी बेचने शुरू किए। तो इमरान अहमद न्याजी तो मुलव्वस है इस क्राइम के अंदर। वो किस चीज़ का रोना रो रहे थे कौमी असेंबली में? उनको तो डेट्स भी याद नहीं रहती, जिसके लिए हम तो कहते हैं कि उनको सबक पढ़ना भी चाहिए और सबक सीखना भी चाहिए और उसे समझना भी चाहिए। अब ये पाकिस्तानी कौम की बदकिस्मती है कि जिस वक्त लोग पढ़ रहे थे, जिस वक्त लोग दिलचस्पी लेते थे सियासी मामलों पर, उस वक्त इमरान अहमद न्याजी तो कुछ और कर रहे थे। और आज वो कहते हैं कि वेस्ट को सबसे ज़्यादा मैं जानता हूँ और कोई वेस्ट को जानता नहीं है। और अगर आप वेस्ट को इतना ही अच्छा जानते हैं तो क्या वजह है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी या आपकी फॉरेन पॉलिसी पर तैनात जो वजीर खारजा है वो फेल हो चुके हैं आपके अमेरिका के साथ कॉन्टैक्ट्स को
بہتر بنانے میں، کیونکہ اس وقت افغانستان کے اندر جو امریکہ کا رول ہے اس کو لے کر بہت تشویش ہے ہمارے اندر، لیکن آپ کو امریکہ ایک کال نہیں کرتا. آپ مودی کو مسڈ کال کرتے ہیں، شاید آپ بائیڈن کو بھی مسڈ کال دے رہے ہیں، لیکن ان مسڈ کال سے معاملات حل نہیں ہوتے. معاملات حل ہوتے ہیں تو پاکستان کے اندرونی مسائل پر فوکس کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اندرونی ایشوز کا حال یہ ہے کہ آپ روز اپوزیشن کے کسی ایک رکن کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں، یا پھر آپ نیب کو استعمال کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کے لیے، اور پھر آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. بھائی کس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں؟ خورشید احمد شاہ صاحب کو اگست میں 2 برس ہو جائیں گے، وہ جیل میں ہیں، قید ہیں، اور ان 2 برسوں میں ان پر ایک چارج جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا ہے، کچھ ثابت نہیں ہوا ہے. الزام کی بنیاد پر وہ شخص اندر ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں زرداری صاحب جس حالت میں میڈیکلی وہ ہیں، 11 برس کی جیل اس شخص نے کاٹی، اپنی فیملی سے دور، اپنے بچوں سے دور، اپنے کارکنان سے دور. وہ 11 برس ان کے کوئی نہیں لوٹا سکتا. ان پر ایک بھی جرم ثابت نہیں ہوا، الزامات کی بنیاد پر 11 برس کی جیل اس شخص نے کاٹی. اس دور میں بھی ان کو 2-2.5 سال کا عرصہ ان کو بند کیا گیا. بیماریاں انہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈاکٹرز کا پینل ان کا ہے جو انہیں تجویز کرتا ہے. باہر وہ جانا خود نہیں چاہتے، گو کہ اگر وہ میڈیکل چیک اپ کے لیے جانا چاہیں یا جانے کی ضرورت ہو تو انہیں جانا چاہیے، لیکن وہ ایک بہادر انسان ہے جو اپنے ملک میں رہ کر یہ ساری چیزیں فیس کر رہے ہیں. ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوتی. عدالتیں انہیں بلاتی ہیں، وہ حاضر ہوتے ہیں، اور جس حالت میں وہ جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. آپ کی تربیت ہے، ہمارے چیئرمین صاحب کی تربیت ہے کہ سیاسی اصولوں اور تنظیمی روایت کا تقاضا ہے کہ آپ ایسی زبان نہ استعمال کریں، ورنہ آپ جیسا غلاظت اور گھٹیا پن سے بھرپور انسان کا مقابلہ چیئرمین بلال بھٹو صاحب سے نہیں ہے. جیسا کہ عدلیہ نے کہا، آپ آسمان کی طرف تھوکیں گے تو وہ آپ ہی کے منہ پہ آئے گا، اور آپ کا منہ اب ان تھوکوں سے بھر چکا ہے. آپ دوبارہ ایسی زبان استعمال کریں، ہم بلال بھٹو زرداری کے سپاہی بہتر طریقے سے ہم اپنی چیئرمین صاحب کے ایک اشارے پہ حاضر ہیں آپ کو جواب دینے کے لیے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ دوبارہ آ کے ایسی زبان استعمال کریں کراچی میں، ہم آپ کا استقبال کریں گے. شکریہ. اچھا میڈم یہ بتائیں گا، ایک وفاقی وزیر آزاد کشمیر کے الیکشن میں جا بھی سکتا ہے اور اگر کر بھی سکتا ہے، لیکن دوسری جانب پیپلز پارٹی کے چیئرمین کوئٹ بھی نہیں کر سکتے، یہ کس طرح کا نظام ہے؟ اور عمرہ جماعت کو بلاول بھٹو زرداری کی دورہ امریکہ سے کیا پریشانی لا رہا ہے؟ دیکھیے حکمران جماعت پی ٹی آئی ویسے ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو اسمبلی میں کارکردگی ہے، جہاں وہ آتے ہیں متواتر ریگولر ان کی اٹینڈنس ہے. بجٹ سیشن میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی سیشن میں دیکھ لیں، جس طریقے سے وہ اس حکومت کو ایکسپوز کر رہے ہیں، اور جس ذہانت سے اور جس تیاری سے وہ اس حکومت کو روز ایکسپوز کر رہے ہیں، وہ چیز اس نااہل حکومت کو کھٹکتی ہے. اور پھر یہ بکواس کرتے ہیں پرچی کی اور اس کی اور اس کی. ارے بھائی یہ وہ پرچی ہے جو شہادت نصیب کرتی ہے. اگر آپ کو یہ سننا ہے، اس جماعت کی سربراہی کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ کو تو بخار ہو جائے تو آپ کو نانی یاد آ جاتی ہے. یہاں تو لاشیں اٹھانے والی یہ جماعت ہے، لاش اٹھاتی ہے پھر جی بھٹو کا نعرہ لگاتی ہے. تو آپ ہماری صبر کا اور ہمارے جذبے کا امتحان کریں. ہم شہادتوں کے عادی ہیں، اور آج اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ تاج پہنا ہے تو یہ کانٹوں کا تاج ہے، یہ کانٹوں کا تاج ہے جس پر بہت خطرات ان کے سامنے ہیں، اور ہمیں ان کی فکر رہتی ہے. دوسری بات آپ نے کہا یہ ایک نہیں 2 پاکستان ہے، اور ہمارا یہی رول ہے کہ اس الیکشن میں بھی جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس میں بھی ایک نہیں 2 پاکستان ہمیں نظر آئے. الیکشن پر آپ جس طرح بات کی وفاقی وزراء کی مداخلت، تو آپ سمجھتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے. کیسے ہوں گے شفاف الیکشن اگر وفاقی وزیر اور وہ بھی کشمیر امور کا وہاں جا کر کھلا رشوت کی آفر کرتا ہے، اور گلگت بلتستان میں بھی یہ شخص یہی کر چکا ہے، اور وہاں کی باتیں یہاں دوہرا رہا ہے کہ 1 ووٹ پر 1 کروڑ ملے گا، تو کیسے یہ الیکشن صاف ہوگا؟ یہ الیکشن فراڈ ہوگا، یہ دھاندلی پر مبنی ہوگا. اور جس طریقے سے گلگت میں انہوں نے فارم 45 تبدیل کیے، یہاں پر بھی یہ
पता है कि ये फॉर्म 45 तब्दील करेंगे। मैम ये बता रहे हैं अभी ये बता रहे हैं 3 साल हुकूमत को आप लोगों ने बर्दाश्त किया। अगर जायजा लिया जाए आपकी बातों का और कल की शहबाज शरीफ और फजल रहमान की तकारीर का, तो तकरीबन सेम बातें ही हैं, सेम इल्जामात हैं जो इस हुकूमत पे लगाए जा रहे हैं। तो क्या वजह है कि एक नहीं हो पाए आप लोग? इस वक्त ये तासुर दिया जा रहा है कि इस हुकूमत को लाइफ लाइन पीपुल्स पार्टी ने दी है। अगर पीपुल्स पार्टी पीडीएम की दीगर जमातों का साथ देती, पीडीएम का हिस्सा रहती, तो शायद ये हुकूमत खत्म हो जाती। देखिए, इल्जाम पीपल्स पार्टी के ऊपर कोई भी जमात लगा सकती है, लेकिन वो अंग्रेजी में कहावत है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप अपने एक्शन से साबित करते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटजी है, और हमने अपने एक्शन से कौमी असेंबली के हालिया बजट की मैं आपको मिसाल दे देती हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 56 अरकान हैं, जिसमें से 54 अरकान बजट वोटिंग के दौरान मौजूद थे, बशमूल प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, जो कि अलील है और जिस तरीके से वो आए वो आपके सामने था। अलावा उसके लोगों के घरों में फैमिली मेंबर्स का इंतकाल हो चुका था, लेकिन वो फिर भी है। जो 2 अरकान नहीं आ पाए उनको पॉजिटिव था कोविड, वो कोविड पॉजिटिव थे, लिहाजा उनको लाना तो बहुत मुश्किल था। लेकिन 56 में से 54 अरकान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को पहले ही ये पेशकश कर दी कि जी हमारे सारे अरकान जो है आपके हवाले, आप इस बजट को नाकाम करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाएं। जिन्होंने स्ट्रैटेजी बनानी थी उनके 14 लोग आए थे, तो भाई स्ट्रैटेजी तो उन्होंने बनानी थी क्योंकि उनके वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। हम समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के घर में एक वफात हुई थी, तो उनकी गैर हाजिरी पर हमें कोई वो नहीं है शिकवा। लेकिन दीगर 13 अरकान कहाँ थे और उन पर क्या एक्शन लिया गया, तो फिर हमें ये भी बताया जाए। और अगर कोई जमात ये कहती है कि पीपल्स पार्टी की गलती थी, तो भाई मैं तो उनसे पूछती हूँ, रेजिग्नेशन तो हमने नहीं दिया क्योंकि हम पार्लियामेंट के जरिए ही अपनी मुहिम चलाना चाहते हैं। जिन्होंने रेजिग्नेशन की बात की वो क्यों नहीं रिजाइन कर दी? मैडम ये बताइए, इसी से लेडीज 5 जुलाई को भुट्टो साहब की सरकार को खत्म किया गया, तो हर कोई वक्त में जो हर फौज रेंजर्स पुलिस की कागज ऑफिस करने वाले जा रहे थे। लेकिन आज इसी दिन के मौके पर एक शहर का जहाँ पर धरकर जो है पुलिस का राज है, पुलिस कर दी है, वो है जहाँ धरका गोला निकला है, मुल्का मेरे भुट्टो का सवाल पूरा हुआ है इस्लाम को, जहाँ पर दोनों मेरे घर का स्टाफ उसको करने शहबाज की निजी सिक्योरिटी कंपनी और कतल किया, तशद्दुद करते 5 शहरों से लोग साहब चार्ज है, पूरा नंबर कर इलाज है, हर घर में मातम मनपा है। लेकिन सुन सरकार हुकूमत और पर खामोश है। आज साफी पर एसएसपी के हिदायत पर तशद्दुद किया, मैंने इसकी मुझे इसकी मुकम्मल, क्योंकि 2 तरफ की तफसील होती है, लेकिन जो आपकी बात है और जो मैंने पढ़ा है मैं इसकी मजम्मत करती हूँ। और किसी भी इदारे को यह हक हासिल नहीं है कि मुकामी लोगों के साथ ये तरीका इख्तियार किया जाए। मैं सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करती हूँ। इसमें जो अशखास मुलव्वस हैं उसके खिलाफ कानून हरकत में आना चाहिए, इसमें कोई 2 राय नहीं है, और मैं खुद इसके बारे में मालूमात हासिल। अच्छा मैडम, वज़ीर आज़म साहब ने एक ही तकरीर में ये सारे ऐलान किए कि वो बिजली भी नहीं बढ़ाएंगे, पेट्रोल भी महंगा नहीं करेंगे और अमेरिका को अड्डे भी नहीं देंगे। 2 पर तो यूटर्न ले लिया, क्या समझती तीसरे पे भी यूटर्न तो नहीं ले लेंगे बाद में? और दूसरा आपने कहा कि किसी भी अहम मीटिंग में वो शामिल नहीं होते, तो क्या उन्हें रोका गया क्योंकि वो जिस भी मीटिंग में आते कोई ना कोई फंड मार देते हैं? हाँ, ये तो है। बाकी ये आपने दुरुस्त कहा कि इमरान न्याज़ी जिस मीटिंग में आते हैं वहाँ पे हड्डी मारते हैं, क्योंकि उनको सियासत की का इल्म नहीं है। अब तो वो कहते हैं मैं सियासतदान हूँ ही नहीं, तो सियासतदान आप नहीं है तो आप इस मुल्क की सबसे अहम पोजीशन जिसका ताल्लुक सियासत से, उसके ऊपर बैठकर क्या कर रहे हैं? आपने ना जो कौमी असेंबली के अरकान है उनसे वोट क्यों लिया? वो सारे सियासतदान थे, फिर आपने उन सियासतदानों से वोट लेकर क्यों प्राइम मिनिस्टर बने आप? तो आपने जो कहा है अड्डों के हवाले से, देखिए मैंने आपको पहले इसीलिए 2002 की जो करारदाद थी उसका एक नुकता शिट नंबर 10 मैंने आपको पढ़ के सुनाई, वो आप भी पढ़ लीजिएगा, वो पब्लिक डोमेन में है ये सारी चीज। उसमें लिखा है कि आप अड्डे नहीं देंगे किसी भी फॉरेन कंट्री को। तो इमरान न्याज़ी अपना कोई ऐलान थोड़ी कर रहा, वो ऐलान कर रहे हैं जो 2012 में जिस पर आपकी पार्लियामेंट कमिट कर चुकी। इसमें कोई रद्द-बदल नहीं, उसने कोई अपनी तरफ से बात नहीं की। वो अगर खुदा न खासा ऐसी कोई हरकत करना भी चाहेगा तो उसको वो रेजोल्यूशन रोके, उसको पार्लियामेंट में मौजूद उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले ना भी रोके, लेकिन ऑपोजिशन की जमातें रोकेंगी, उसका घेराव करेंगी, क्योंकि 2012 की पोजीशन से पाकिस्तान पीछे नहीं हट सकता। और वो पोजीशन ये है कि किसी भी फॉरेन कंट्री को हम अपनी बेस नहीं देंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है उसके बाद
जिस तरह से पहले हुआ तो यहाँ भी दोबारा से शायद ऐसी सूरत हाल हो, इस पे किस पार्टी का पेश? देखिए बहुत तशवीश है हमें सूरत हाल के ऊपर। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जैसे मैंने पहले कहा कि इसके असर पाकिस्तान का पूरा एक डिक्टेटर के दौर में जब अफगानिस्तान की सूरत हाल पैदा हुई तो आपने देखा वो किस तरीके से मिसमैनेज हुई और किस तरीके से पाकिस्तान के डायनामिक्स बदले और किस तरीके से हमारी 3 जनरेशन ने वो सारी चीजें भुगती। जनरल ज़िया ने तो हमें हेरोइन और क्लैशनकोव का भी तोहफा दे दिया। उसने तो हमारी कौम के बच्चों को एक ऐसे डायरेक्शन में धकेल दिया जिससे कि वापसी बहुत मुश्किल है। हम अब भी उन जख्मों, उन चोटों से जो है वो अभी तक हम मुकम्मल हील नहीं हुए, अभी तक वो जख्म भरे नहीं है हमारे। हम आज भी भुगत रहे ये चीज़ें, आज भी इन लानतों को हम भुगत रहे जो जनरल ज़िया की दी गई, चाहे वो फिर कौम को डिवाइड करना हो, फिरका वारियत हो, मजहब के नाम पे डिवाइड करना हो, मसलब के नाम पे डिवाइड करना हो, ज़बान के नाम पे डिवाइड करना हो, नस्ल के नाम पे या इलाके के नाम पे तकसीम करना हो। ये जनरल ज़िया ने इसका बीज बोया। आज अगर हम 5 जुलाई 2021 को बैठ कर ये बात कर रहे हैं तो आज भी इन चीज़ों के असरात हमें नजर आ रहे हैं मुआशरे के अंदर बदकिस्मती के साथ। तो बिल्कुल ये एक संगीन मामला है और यही वजह है कि ये मीटिंग हुई। अफसोस के इमरान न्याज़ी उसमें नहीं आए, हमेशा की तरह है शुस्तर भाग गए। अब भागने वाले को क्या कहते हैं ये लफ्ज़ तो आपको भी पता है, लेकिन वो भाग गए इस मीटिंग से। और अब हमें नहीं पता कि आगे वो कितना इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन हम लेंगे क्योंकि ये कहा गया है कि एक और मीटिंग होगी और ये एक शुरुआत थी इस दौर में। अगर अच्छा होगा तो एक और मीटिंग हो और मुतवातर हो और हमें बताया जाए ताकि हम आपके साथ फिर तमाम हक़ाइक़ शेयर करें। ये बताइए, मादल ने कहा है कि मैं कोर्ट जा रहा हूँ, बिलावल ने वज़ीर-ए-आला सिंध का जासूस से इस्तेमाल किया और क्यों कर रहे हैं, और वज़ीर-ए-आला सिंध को तो मानसिक तौर पर मैं तो कहती हूँ कोर्ट जाए और अगर इतना शरीफ आदमी है तो जो कब्जे कर रहा है उसका भी हिसाब दे, जो जिस क्राइम में वो मुलविस है और जिस छतरी के तले वो छुप रहा है उसका भी बयान करें। क्योंकि देखिए ईमानदारी का तो यही तकाज़ा है, अगर आप इतने ईमानदार हैं। और अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सिर्फ गवर्नमेंट के जहाज में सफ़र किया तो उसमें 2 मिनिस्टर्स भी उनके साथ मौजूद थे। बिलावल साहब तो लिफ्ट लेके जा रहे थे 2 मिनिस्टर्स के साथ। तो अगर वो समझते हैं कि इतनी अंधी मची हुई है तो फिर उनसे भी पूछा जाएगा। और हाँ, तो नहीं, इमरान न्याज़ी का तो भाई सब कुछ वो है ना, वो तो ATM मशीन भी इस्तेमाल करे, वज़ीर आला के जहाज भी इस्तेमाल करे, वो तो इनको नजर नहीं आएगा क्योंकि इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। वो वही पट्टी है जिसकी वजह से ना महंगाई नजर आ रही है, ना लोड शेडिंग नजर आ रही है और ना उस्मान बोजदार की जो मैं नहीं बोलना चाहती क्योंकि हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अंग्रेजी में कहती हूँ इनकॉम्पिटेंस जो उनको नजर नहीं आ रही है, शायद हल्की मामले। आपकी क्या स्ट्रेटजी है? आप पीडीएम की तरफ जाएंगे या अलग से सेपरेट अपनी तैयारी चलाएंगे? देखिए अगर पीडीएम जो है वो पार्लिमानी रास्ते इख्तियार करने पर तैयार है, अगर वो पार्लियामेंट्री टूल्स जिसके अंदर जो हमने पहले भी पेशकश की थी कि नो कॉन्फिडेंस हो या असेंबली को ना छोड़ा जाए, इस तरह के ऑप्शंस को अवेल करेंगे और सिर्फ 2 जमातें पीडीएम की जो है वो हावी नहीं होगी दीगर जमातों पर, तो हमें क्या इतराज़ हो सकता है भाई? हमारा मकसद इस वक्त इस नाअहल नालायक हुकूमत को घर बेचना है क्योंकि अगर ये ज़्यादा दिन रह गई तो पाकिस्तान को और खतरात कहाँ होंगे। वैसे ही पाकिस्तान को इस वक्त बहुत से मसाइल दरपेश हैं, ना हम अंदरूनी तौर पर उस तरीके से मजबूत हैं, ना हमारी फॉरेन पॉलिसी में वो दम है कि जिससे कि कोई लोग हमें इज्जत की निगाह से देखें। क्योंकि जब मुल्क का वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर जाता है और कहता है कि मेरे मुल्क में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग है तो आपको कोई इज्जत की नज़र से नहीं देख सकता, और यही वज़ीर आज़म कर रहा है। इसी तरह की खिदमत पाकिस्तान की जा रही है अनफॉर्चुनेटली। पाकिस्तान में हफ्ते वाले दिन रैली चालू की, उन्होंने ये मुतालबा किया कि जनूबी सिंध जो है हम सुबह बनाएंगे और उन्होंने ये भी कहा था हाल मकबूल से किसी ने कि जब आधा पाकिस्तान हम लेके आते हैं। मैंने सुना है कि एमक्यूएम ने कोई रैली निकाली जो पूरी तरह फ्लॉप हो गई। रैली निकालना वो हक है उनका, जमहूरी हक है, रैली निकालें, एहतजाज करें, और बाकी जो उनने ख्याली पुलाव है वो तो ख्याली पुलाव रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में कोई जवाज नहीं है, खुदा न खास्ता इसके अंदर कोई डिवीजन का, ये तो वहाँ अगर कोई इसका प्री रेक्विजिट होता है, लेकिन यहाँ तो कोई प्री रेक्विजिट नहीं है। और इस तरह के खोखले नारे ये लगाते रहे हैं, वो भी लगाता रहा है जो लंदन में अभी बैठा है, जिसका नाम लेना भी जो है वो
गुनाह है और क्राइम है पाकिस्तान के अंदर, वो भी बड़े नारे लगाता था, वो मुंह छुपाता फिर है पूरी दुनिया से। तो लिहाजा इनको अभी भी अकल के नाखून लेने चाहिए। सिंध जो है वो इंशाल्लाह हमेशा कायम और दायम रहेगा, सिंध एक रहेगा और हमारा आज भी ये नारा है मस्त मस्त सिंध रहेगा।